हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल माई साइंस नोटबुक पर। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं आरबीसी बोर्ड क्लास 10 विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण के बारे में। आज का वीडियो शुरू इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं क्लास 10 के बाकी के चैप्टर के ऊपर भी वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं व हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर अपने रासायनिक गुणों में परिवर्तन करके नया पदार्थ बनाते हैं, इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें जो ध्यान देने की बात है कि दो या दो से अधिक पदार्थ अपने रासायनिक गुणों में परिवर्तन करते हैं। और जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। पहला जो होता है वो अभिकारक, जिसे क्रियाकारक या रिएक्टेंट भी कहा जाता है, और दूसरा होता है उत्पाद या क्रियाफल, जिसे प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि अभिकारक क्या होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है वे अभिकारक कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें कहा जाता है उत्पाद। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखें 2Mg प्लस O2 तो क्या बनता है 2MgO। इसके अंदर 2Mg और O2 है, ये अभिकारक है, और 2MgO जो है वो है उत्पाद। अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें चार प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। सबसे पहला जो परिवर्तन होता है वह तापमान परिवर्तन का, अर्थात अभिक्रिया के दौरान तापमान कम या अधिक हो सकता है। दूसरा जो परिवर्तन होता है वो होता है रंग परिवर्तन का। तीसरा परिवर्तन जो होता है वो अवस्था परिवर्तन, अर्थात पदार्थों की अवस्था अभिक्रिया के दौरान बदल सकती है। जैसे पहले ठोस अवस्था में थी तो बाद में द्रव अवस्था हो सकती है या फिर गैसीय अवस्था हो सकती है, इस प्रकार से। और अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में गैस का निकास भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की, कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको एक समीकरण के रूप में लिखा जाता है जिसमें अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का चिन्ह लगाया जाता है, जिसमें जो तीर का सिरा जो होता है वो उत्पाद की तरफ होता है, जो कि अभिक्रिया के होने की दिशा को दर्शाता है। अब अभिक्रिया समीकरण लिखना हम देखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद को उसके अणु सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उससे बने समीकरण को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अब उदाहरण के रूप में हम देखें, इस अभिक्रिया में 2Mg प्लस O2 जो कि 2MgO बन रहा है। इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, जो कि इसको अणु सूत्रों के रूप में लिखा जा रहा है, तो ये इसका रासायनिक समीकरण हो जाती है। अब रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ नियम होते हैं जिसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला नियम है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का चिन्ह लगाया जाता है, जिसके बाएं तरफ अभिकारक और दाएं तरफ उत्पाद को लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा नियम है कि यदि अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक या उत्पाद हैं तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। और जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है, अर्थात अभिक्रिया से पहले अभिकारकों का द्रव्यमान और अभिक्रिया होने के पश्चात उत्पाद का द्रव्यमान जो होता है वो हमेशा एक समान रहेगा। और रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की जो संख्या होती है वो हमेशा समान रखी जाती है। और अभिक्रिया के दौरान जो उत्पाद और अभिकारकों की भौतिक अवस्था है उसे निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। जैसे ठोस के लिए स्मॉल s यानी कि सॉलिड, द्रव के लिए स्मॉल l यानी कि लिक्विड, गैस के लिए स्मॉल g यानी गैस, और जलीय विलयन के लिए स्मॉल aq के रूप में लिखा जाता है। और कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपूर्ण करने के लिए किसी प्रकार के उत्प्रेरक ताप या दाब की आवश्यकता होती है उसे हमेशा तीर के निशान के ऊपर लिखा जाएगा। ये सब रासायनिक समीकरण लिखने के नियम हैं। अब हम बात करते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। हमने अभी ऊपर देखा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान
द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें द्रव्यमान का ना तो निर्माण हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमानों के बराबर होता है। यानी कि जितना उत्पादों का कुल द्रव्यमान होगा वह अभिक्रिया के दौरान अभिकारक तत्वों के रिएक्टेंट्स के कुल द्रव्यमान के बराबर ही होगा। अब रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का महत्व क्या है। कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान है तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब इसका महत्व क्या है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। कि समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार द्रव्यमान को न तो निर्मित किया जा सकता है और न ही नष्ट। ये चीज़ हमने ऊपर द्रव्यमान संरक्षण के नियम में देख ली है। इसके अनुसार दोनों तरफ द्रव्यमान समान रहना चाहिए और यह तभी संभव है जब दोनों तरफ के तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो। अब हम उदाहरण के रूप में देखते हैं कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये मिलके क्या बनाते हैं, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। Zn+H2SO4 मिलकर बनाते हैं ZnSO4+H2। अब हम इसके लिए एक तालिका बनाते हैं जिसमें एक तरफ तत्व और दूसरी तरफ अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि ऊपर जो हमने अभिक्रिया देखी उसमें जो जिंक है, जिंक तत्व के क्रियाकारक में कितने परमाणु हैं, एक है, और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितनी है, वो भी एक है। देखिए इस अभिक्रिया में इसमें क्रियाकारक में जिंक के परमाणु की संख्या एक है और उत्पाद में भी एक है। दूसरी तरफ हम देखें हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या कितनी है, H2 2, और उत्पाद में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 2। सल्फर है, उसके परमाणु की संख्या 1 है और उत्पाद में भी 1 है। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4 है और उत्पादों में भी ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 4 है। अब हम तालिका में देखते हैं, जो तालिका हमने बनाई है, कि जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन जितने परमाणुओं की संख्या अभिकारकों में है वही उत्पादों में भी, यानी कि जो संख्या अभिकारकों में आ रही है वही संख्या परमाणुओं की उत्पादों में आ रही है। अर्थात दोनों तरफ, तीर के दोनों तरफ अभिकारकों में उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान है। अर्थात यह जो समीकरण है यह संतुलित है। अब हम इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। इसमें हम Fe+H2 की अभिक्रिया करवाते हैं तो Fe3O4+H2 का निर्माण होता है। अब इस अभिक्रिया को हम देखते हैं कि यह अभिक्रिया संतुलित है या नहीं। तो हम फिर से एक तालिका का निर्माण करते हैं जिसमें फेरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों के परमाणु देखते हैं कि अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दौरान क्या थी, जिसमें फेरस में 1 थी, लेकिन उत्पाद के समय इसमें परमाणुओं की संख्या 3 है। हाइड्रोजन की जो संख्या अभिकारकों में 2 थी वह उत्पादों में 2 है, और ऑक्सीजन की जो अभिकारक में 1 है उसकी संख्या उत्पाद में 4 है। ऊपर आप अभिक्रिया के दौरान देख सकते हैं कि जो फेरस पहले जिसकी संख्या 1 थी यहाँ पे Fe3 यानी 3 हो चुकी है, और हाइड्रोजन 2 थे यहाँ पे भी 2 ही हैं, और ऑक्सीजन का पहले 1 परमाणु था यहाँ पे 4 परमाणु है। अर्थात इसका मतलब है कि अभिक्रिया अभी तक संतुलित नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले संतुलित करते हैं, चाहे वह अभिकारक का होगा या उत्पाद का। इसके लिए हम ऑक्सीजन परमाणु को लेते हैं कि अभिक्रिया में ऑक्सीजन का प्रारंभ में जो अभिकारक में परमाणु कितने थे, 1, और उत्पाद में कितने हो जाते हैं, 4। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभिकारक में H2 में 1 ऑक्सीजन है और उत्पाद में Fe3O4 में 4 ऑक्सीजन हो जाते हैं। तो इसको संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 को 4 से गुणा करना है, तो आगे क्या हो जाएगा, 4। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी अभिकारक होते हैं या उत्पाद होते हैं उनमें परमाणुओं की संख्या बदलने के लिए हम अभिक्रिया के सूत्रों को कभी नहीं बदल सकते हैं। जैसे कि H2O4 है, इसको 4 से गुणा करते हैं तो 4H2O कर सकते हैं, लेकिन कभी भी H2O4 या H2O का होल 4 नहीं कर सकते हम। इसके बाद हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु हमने
ऊपर देखेंगे 1 से मतलब 4 से गुणा करके 4 कर देंगे। आगे हम देखेंगे हाइड्रोजन परमाणु के लिए। हाइड्रोजन के परमाणु जहाँ की पहले 8 होते हैं क्योंकि 4s2 है, क्योंकि हमने 4 से H2 को गुणा कर दिया, और उसके बाद उत्पाद में है सिर्फ 2 हाइड्रोजन, तो हमें 8 करने के लिए फिर से इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा Fe + 4s2 Fe3O4 + 4s2। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणु तो संतुलित हो चुके हैं। अब आगे हम देखते हैं फेरस के परमाणु। अब फेरस के परमाणु पहले अभिकारक में 1 है लेकिन बाद में 3 हो रहा है, यानी इसके लिए हमें इसको 1 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से गुणा करेंगे तो अब देखते हैं कि Fe भी 3 है, और आगे उत्पाद में देखें वहाँ पे भी Fe3 है। यहाँ पे हाइड्रोजन पहले अभिकारक में 4 है, तो आगे भी 8 है, तो आगे उत्पाद में भी 8 है। तो ऑक्सीजन पहले 4 है तो उत्पाद में भी 4 है, यानी ये हमारी जो समीकरण वह संतुलित हो चुकी है। इस प्रकार से आप अन्य भी उदाहरण देख के उन्हें संतुलित कर सकते हैं। और ये जो हम अभिक्रिया को समीकरण को संतुलित कर रहे हैं, इसको हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। अब हिट एंड ट्रायल विधि क्या होती है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करना ही हिट एंड ट्रायल विधि है, जो कि हम अभी ऊपर देख चुके हैं। इसके बाद समीकरण संतुलित करने के बाद उसमें लिखा जाता है उसके भौतिक अवस्थाओं के संकेत, कि रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों व उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनके भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें कि 3Fe, इसमें जो बीच में ये स्मॉल s लिखा हुआ है, अर्थात जो फेरस है उसकी जो अवस्था है वो सॉलिड है, ठोस है। 4s2G के रूप में लिखा गया है, मतलब यहाँ पे जो जल का उपयोग किया गया हुआ है भाप के रूप में या गैस के रूप में किया गया है। Fe3O4 S यानी ये भी सॉलिड है, और H2 यहाँ पे गैस के रूप में है। इस प्रकार इनकी भौतिक अवस्थाओं के संकेत भी साथ में लिखे जाते हैं। अब है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला जो प्रकार है वो है संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि 2 अभिकारक मिलकर संयोजन करते हैं जिनके फलस्वरूप एक उत्पाद बनता है, तो वो होती है संयोजन अभिक्रिया। अब एग्जाम्पल में देखिए CaO + H2 क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, और इसमें ऊष्मा मुक्त होती है, यानी कि यहाँ पे 2 अभिकारकों ने मिलके एक उत्पाद का निर्माण किया है, तो यहाँ पे संयोजन हो रहा है, यानी कि यह संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ पे जो है वो बिना बुझा हुआ चूना है वो बुझे हुए चूने में बदल रहा है। ये आपने हमारे घरों में देखा होगा कि दीवारों पे जो सफ़ेदी की जाती है उसमें इसी का उपयोग किया जाता है, बिना बुझे हुए चूने का, जिसको बाद में पानी में मिला करके बुझे हुए चूने में बदले जाता है और फिर दीवारों पे सफ़ेदी का काम किया जाता है। उसके बाद अगली अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया, कि जब अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं। यह संयोजन अभिक्रिया की बिल्कुल उल्टी है। संयोजन अभिक्रिया में जहाँ पे 2 उत्पाद मिलकर 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, वहाँ पे वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूट करके 1 या 1 से अधिक 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली है ऊष्मीय वियोजन, जब ऊष्मा के कारण वियोजन होता है, जैसे 2FeSO4, इसमें Fe2O3 + SO2 + SO3 यानी कि फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटता है। इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमें ऊष्मा देने की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। दूसरी अभिक्रिया है विद्युत वियोजन, जब विद्युत धारा के कारण वियोजन होता है, जैसे 2H2 में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाएगा तो यह 2H2 + O2 में वियोजित हो जाएगा, यह है विद्युत वियोजन। तीसरी अभिक्रिया जो है वह है प्रकाशीय वियोजन, अर्थात जब सूर्य के प्रकाश के कारण वियोजन होता है तो वह प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जैसे 2AgBr, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश दिया जाएगा तो यह 2Ag और Br2 में टूट जाएगा। इस प्रकार वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं। अब ये जो अभिक्रिया है 2AgBr जो कि 2Ag + Br2 में टूट रही है, इसका उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में भी किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें आप कि इस अभिक्रिया का उपयोग किसमें किया जाएगा, श्वेत श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। आगे हम अभिक्रिया का प्रकार देखते हैं
तो वो है विस्थापन अभिक्रिया। कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व है कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाकर स्वयं उसकी जगह ले लेता है तो वो क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि A+B है, जैसे कि AB+C है। जब ये अभिक्रिया संपन्न होती है तो इसमें बनेगा AC+B, अर्थात इसके अंदर जो C है इसने B को हटाकर इसकी जगह ले ली है, यानी कि विस्थापन कर दिया गया है। इस प्रकार विस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। विस्थापन अभिक्रिया का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि Fe+CuSO4, इसमें जो फेरस है इसने कॉपर को विस्थापित कर दिया और कॉपर की जगह खुद आ गया तो क्या बन जाएगा, FeSO4+Cu। ये होती है विस्थापन अभिक्रिया। इसी प्रकार द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं तो होती है विस्थापन अभिक्रिया। जैसे AB+CD क्या बनेगा, AD+BC। ये उदाहरण के लिए एग्जाम्पल हम देखें कि Na2SO4+BaCl2 क्या बनेगा, BaSO4+2NaCl। यहाँ पे दोनों ही Na2SO4 और BaCl2 में आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसके फलस्वरूप जो कि सोडियम है वो क्लोरीन के साथ में जुड़ गया तो क्या बन गया, 2NaCl। तो ये होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम आगे देखते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या फिर हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है तो वो क्या होती है, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे कि 2Cu+O2 2Cu, यहाँ पे कॉपर के साथ में ऑक्सीजन की वृद्धि यानी ऑक्सीजन का जुड़ा हो रहा है तो ये बन रहा है 2Cu। अगली अभिक्रिया का प्रकार है अपचयन अभिक्रिया। कि अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। यह उपचयन अभिक्रिया की बिल्कुल उल्टी है। जहाँ पे उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था, वहाँ पे अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। एग्जाम्पल हम देखें कि CuO+H2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है कॉपर से तो ये क्या होगी, अपचयन अभिक्रिया, यानी कि यहाँ पे कॉपर का अपचयन हो रहा है। अगली हम देखें कि उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ में होती हैं तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। अभिक्रिया में एक अभिकारक का उपचयन और दूसरे का अपचयन होता है। अब उदाहरण के रूप में आप देखें कि CuO+H2 है, इसको जब ताप दिया जाता है ये Cu और Cu+H2 में बदल जाएगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये H2 में बदल रहा है तो इसका हो रहा है उपचयन, और जहाँ पे CuO से O हट रहा है तो इसका अपचयन हो रहा है तो ये अभिक्रिया कहलाएगी रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके बाद हम बात करें तो अगली अभिक्रिया हमारी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। उदाहरण के रूप में हम देखें प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे CH4+2O2 तो ये बन जाएगा CO2+2H2। यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो ये क्या हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और इसके विपरीत दूसरी है हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी अभिक्रिया करने के लिए ऊष्मा हमें देनी पड़ती है, वो क्या होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एग्जाम्पल हम देखें कि 2AgCl, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश दिया जा रहा है अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए, यानी कि ऊष्मा का अवशोषण अभिक्रिया में किया जा रहा है तो इसकी फलस्वरूप उत्पाद क्या बनेगा, 2Ag+Cl2। तो यह हो जाएगी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसके बाद हम देखें कि हमारे दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रिया के क्या प्रभाव होते हैं। तो सबसे पहले जो उदाहरण है वो है संक्षारण का। कि जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। और इसका उदाहरण हम देखें कि लोहे पे जंग लगना। जब लोहा पानी या जलवाष्प या हवा में खुले में संपर्क में आता है तो उसके ऊपर जंग लग जाता है। इसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, लोहे के ऊपर पेंट किया जाता है। इसके अलावा हम देखें संक्षारण का उदाहरण कि चांदी है, उस पर कुछ समय बाद हवा के संपर्क में आने पर या खुले वातावरण में रहने पर उस पर काली परत जम जाती है, जो भी संक्षारण का उदाहरण है। फिर तांबे पर हरी परत का जमना, ये भी संक्षारण का उदाहरण है।
अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखें अब चैन का, तो वो है विकृत गंधिता, कि जो वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री है वो जो वायु के संपर्क में आकर क्या हो जाती है, अपचयित हो जाती है, जिसके बाद उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। अब उदाहरण के रूप में हम देखें कि जो चिप्स के जो पैकेट होते हैं उनको विकृत गंधिता से बचाने के लिए उनमें ऑक्सीजन को हटाकर उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिसके कारण वो विकृत नहीं हो। या तो इस प्रकार आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी इसी प्रकार की वीडियोज़ आपके लिए लेके आएँ तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।